आज हम शुरू करेंगे अधिगम के सिद्धांत एवं शिक्षक के लिए इनका अनुप्रयोग। जैसे अधिगम के सिद्धांत यानी कि सीखने के जो सिद्धांत हैं उसको बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, जिनमें से सबसे पहले हम जो है वो थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक ने देखो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। प्रयास का मतलब हम समझते हैं कि बार बार जो है वो प्रैक्टिस करना। और अगर हम कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, बार बार प्रयास करोगे, बार बार गलती भी होगी। गलती होने से क्या होगा, जब एक बार वो सॉल्व हो जाएगा ना, तो आपका प्रयास कैसा हो जाता है, सफल हो जाता है कि हाँ हमें क्वेश्चन जो है वो पूरा हमारा सॉल्व हो गया। तो उसी तरह से क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, जिसे थॉर्नडाइक ने दिया था 1913 में अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में बताया था इस सिद्धांत के बारे में। और इसको कई और भी नाम दिए थे, जैसे उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक क्या होता है, जैसे जो सामने आपके सामने कोई भी परिस्थिति रख दी जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है उद्दीपक। उसके लिए आप क्या करते हो, कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते हो या कोई प्रतिक्रिया करते हो, तो वो क्या कहलाता है, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। जैसे आज आपके सामने उद्दीपक क्या है, आपकी टीचर वैकेंसी है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, प्रतिक्रिया कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, जैसे उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो गया। फिर संबंधवाद का सिद्धांत, इसको ही जैसे इसी के साथ जोड़ा गया है, इसीलिए इसका नाम भी संबंधवाद भी कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत, जैसे दो चीजें उद्दीपक और प्रतिक्रिया दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपके पास स्टिमुलस होगा तभी तो आप प्रतिक्रिया करोगे, तो दोनों एक दूसरे से क्या हुए, बाउंड हुए, यानी कि कनेक्टिव हुए। तो इस वजह से इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा अधिगम का बंध सिद्धांत यानी कि बॉन्ड थ्योरी, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों के अंदर बॉन्ड होगी तभी क्या करेगा व्यक्ति, सीखेगा, ठीक है। आप अब सीख रहे हो सब कुछ धीरे धीरे, और फिर उसके बाद आप जब सब कुछ पढ़ लोगे, एक टीचर बन जाओगे, तो आपको ये सब कुछ आता होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अधिगम का बंध सिद्धांत हो जाएगा। उसी तरह से संयोजनवाद का सिद्धांत ही कनेक्शनिस्ट का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत जो है वो दोनों एक ही चीज है, संयोजन भी और संबंध भी, बस वर्ड जो है वो दोनों अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। तो इन्होंने देखो, जैसे सीखने वाले व्यक्ति के सामने है एक स्थिति या उद्दीपक होता है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोला जाता है। कोई भी स्थिति या कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उद्दीपक होता है, जो एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। अभी आपको टीचर वैकेंसी क्या कर रही है, आपको प्रेरित कर रही है कि आप जो है वो मुझे पास करने के लिए क्या करो, पढ़ाई करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो, गलतियां भी करोगे फिर भी सीखोगे और गलतियां होगी, ठीक है। तो इस तरह आप गलतियां कर करके क्या कर रहे हो, प्रयास भी कर रहे हो और उसको सीख भी रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसमें उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया में एस आर बॉन्ड भी कहा जाता है। एस का मतलब स्टिमुलस और आर का मतलब रिस्पॉन्स, जिससे उद्दीपक प्रतिक्रिया में एस आर बॉन्ड संबंध जो है वो स्थापित हो जाता है। परिणामतः भविष्य में वैसी ही स्थिति, अगर वैसी ही परिस्थिति वापस आती तो आप वैसा ही प्रयास क्या करते हो, दोबारा करते हो। जैसे मैथ के क्वेश्चन होते हैं या साइंस के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर वो परिस्थिति दोबारा से आपके सामने आती तो वापस से आप क्या करोगे, उन क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो कोई भी स्थिति आ जाए तो उसको वापस से आप उसी तरह की प्रतिक्रिया करते हो। जैसे इन्होंने एक प्रयोग किया है जिसमें इन्होंने क्या किया कि थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके ये प्रयोग किया था। उसके अंदर उन्होंने भूखी बिल्ली को जो है पिंजरे में बंद किया और बाहर क्या रख दिया, उसके लिए खाना रख दिया। खाने में कुछ भी रख सकते हैं, दूध है, मछली, जो भी उन्होंने रखा था। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उसको जिस पिंजरे में उसको बंद किया गया है उस पिंजरे में क्या है, एक लीवर है जो बिल्ली को नहीं पता है, ठीक है। तो वो क्या करती है, बार बार उस खाने को देखकर जो उसको प्राप्त करने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से क्या करेगी, वो उछलेगी, कूदेगी, बहुत सारी गलतियां करेगी, जिसकी वजह से क्या, एक गलती जो होती है जिसमें उसका पैर जो होता है वो लीवर के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से वो गेट खुलता है, और गेट खुलते ही वो क्या करेगी, जाकर अपना खाना प्राप्त कर लेगी। यानी कि बार बार प्रयास करती है, गलतियां होती है, और उससे वो लास्ट में क्या जाता है, वह काफी दिनों तक जब उसके साथ यही प्रयोग किया जाता है तो बाद में वो सीख जाती है कि लीवर को दबाने पर गेट खुलेगा और गेट खुलने पर मुझे क्या मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। तो इसमें देखो, जैसे द्वारा उद्दीपक जो कौन होगा, मछली होगी, क्यों, उसको प्रेरित कर रही है ये सारी काम करने के लिए, ठीक है। और प्रतिक्रिया कौन है, लीवर दबाकर दरवाजा खोलना, तो वो उसके लिए वो प्रतिक्रिया है। वो बाद में जब सीख जाती है तो इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार, जैसे उन्होंने डेफिनेशन दी है, सीखना संबंध स्थापित करना है, ठीक है। संबंध स्थापित करने का कार्य क्या है, मनुष्य का मस्तिष्क करता है, हमारा दिमाग जो होता है वही कोशिश करता है ना कि हाँ ये काम ऐसे होगा, ठीक है। तो फिर जैसे इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, हमने इसका प्रयोग पढ़ लिया, लेकिन हम ये नहीं समझे कि शिक्षा में क्या महत्व है इसका। तो इस सिद्धांत का प्रयोग हम मंद बुद्धि बालकों के लिए, जो मतलब सीखने में कमजोर होते हैं, उन बालकों के लिए हम कर सकते हैं। उनको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, समझा दिया जाता है पहले, और उसको फिर उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन दे देते हैं कि तुम इसको सॉल्व करो।
सॉल्व करने के बाद वो क्या करेगा, बार बार गलतियां करेगा, क्योंकि उसमें अभी इतना दिमाग ही नहीं है कि वो उसको यूज कर सके या बार बार उसको जैसे एक ही बार में सीख सके, तो बार बार गलतियां करेगा, फिर उसके बाद अंत में जो है वो उसको सीख जाएगा, लेकिन उसको प्रयास की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो मंद बुद्धि बालकों के लिए हम ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब उसके लिए क्या है, दीपक के रूप में हम उनको क्या कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्राइज, ठीक है, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे तो उनको कहते हैं ना कि तुम A4 एप्पल लिखो तो तुम्हें क्या देंगे, टॉफी देंगे या चॉकलेट देंगे, तो उनके लिए क्या है, वो एक प्राइज जो होता है वो दीपक का काम करता है, तो वो उसको सीखने की और ज्यादा कोशिश करेंगे। इस सिद्धांत से बच्चों में धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। ठीक है, सामने का जब कोई चीज अपने पसंद की मिल रही होती है ना, तो अपन उसको पाने के लिए क्या करते हैं, दिल जान से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से हमें वो चीज जो है वो मिल जाए। तो उस वजह से क्या करेंगे, हम परिश्रम भी करेंगे और उसको पाने के लिए क्या करेंगे, हमारे अंदर धैर्य भी होता है उसको पाने के लिए। अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता विकसित होती है। जो भी अनुभव हमें मिलते हैं उससे रिलेटेड कि हाँ शायद यहाँ से हमें रास्ता मिल जाए, या इस ट्रिक से जो है हम इसको पढ़ ले या याद हो जाए, तो उससे क्या होगी, उस चीज का लाभ उठाने की क्षमता भी हमारे अंदर क्या होती है, विकसित होती है। बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। परिश्रम, मेहनत करोगे, क्योंकि बार बार प्रयास कर रहे हो तो क्या होगा, बार बार मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत के प्रति भी उसके आशा का संचार होता है। उसके अंदर एक हो जाता है कि परिश्रम करने की आदत हो जाती है, कि जैसे हाँ कि मैं कुछ भी काम करूंगा, अगर उसको प्रयास करता रहूंगा ना, तो मैं क्या हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। ठीक है, तो बालकों में परिश्रम के प्रति जो है वो आशा का संचार करता है। यह सिद्धांत समस्या समाधान करने में भी सहायक होता है। समस्या क्या है, उसके लिए क्वेश्चन जो क्या है, एक समस्या ही तो है, जब उसका सोल्यूशन हो जाएगा तो उसके लिए समाधान कहलाता है। तो इसलिए सिद्धांत क्या करता है, समस्या समाधान करने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये दिया था पावलोव ने। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पावलोव ने देखो ये सिद्धांत के प्रतिपादक, ये रूसी विद्वान थे, रूस के रहने वाले थे, और इन्होंने इनके जो सिद्धांत है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जैसे इनके और भी नाम है, जैसे थॉर्नडॉय के सिद्धांत के भी नाम थे, तो इनके सिद्धांतों के नाम भी कुछ और है, जैसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कि अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, और नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग। प्रतिस्थापक होता है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स होता है, और सहज संबंध सहज क्रिया होता है, ये भी कनेक्शनिस्ट होता है, जैसे कनेक्ट होना दो चीजों का आपस में। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे इन्होंने प्रयोग किया था, ये सारी चीजें आपको इसके प्रयोग से ही समझ में आएगी, कंडीशनिंग क्या है, अनकंडीशनिंग क्या है, क्लासिकल क्या है, ठीक है, और कनेक्शनिस्ट क्या है। तो इसके अंदर देखो जैसे पावलोव ने प्रयोग किया ना, तो इसने सबसे पहले क्या किया, एक कुत्ते को रखा यहाँ और यहाँ पर उसके लिए खाना रखा। अब अपने अंदर, ह्यूमन के अंदर है चाहे जानवर के अंदर, सबके अंदर क्या होता है कि खाना देखकर मुंह से लार टपकना, या ये चीज एक नॉर्मल चीज होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब कुत्ते को यहाँ रखा गया और उसके सामने खाने को रखा गया, लेकिन उसे खाना दिया नहीं गया, तो खाने को देखकर उसका लार टपकना क्या था, स्वाभाविक था। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब दूसरी बार उन्होंने जब प्रयोग किया ना, तो उस समय क्या किया, कुत्ते के सामने सिर्फ और सिर्फ एक घंटी बजाई। ठीक है, लेकिन उसको खाना नहीं दिया, ना ही खाना दिया, ना ही कुछ और, ना ही उसको खाना दिखाया। तो घंटी सुनकर जो उसका लार टपकना कोई नॉर्मल बात नहीं है कि उसका लार टपकेगी, कोई जरूरी नहीं था। फिर नेक्स्ट टाइम क्या किया, थर्ड टाइम उन्होंने घंटी बजाई, घंटी बजाने के जस्ट बाद उसको खाना भी दिया। ठीक है, तो 3 या 4 बार ये जब प्रोसेस करी ना, तो उसको क्या हुआ, देखो लगा कि हाँ घंटी बजेगी ना तो मुझे खाना मिलेगा। तो उसके बाद क्या, खाना देखे बिना ही, घंटी बजने पर ही उसे लगा कि खाना मिलेगा, उसी समय उसका लार टपकना स्वाभाविक था। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या किया, उसको वहां खड़ा किया, खाना दिखाया लेकिन खाना दिया नहीं, देखकर उसका लार टपकना स्वाभाविक था। नेक्स्ट टाइम उसको खाना दिखाया भी नहीं और ना ही दिया, सिर्फ घंटी बजाएगी। घंटी बजाने से उसको बेचारे को क्या समझ में आएगा कि मुझे खाना मिलने वाला है क्या है, तो कुछ भी नहीं, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो वो थी अनकंडीशनिंग। ठीक है, एक तो सामने कंडीशन रखो और एक अनकंडीशन। अनकंडीशन यही है जिसके अंदर उसने कोई कंडीशन नहीं रखी सामने, और केवल घंटी बजाई। ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसने कंडीशन भी रखी और उसको खाना भी दिया। ठीक है, और फोर्थ में क्या किया, उसको खाना नहीं दिया, केवल घंटी बजाई। तो ये 4 तरह के प्रयोग इन्होंने किए थे। ये देखो जैसे इसके अंदर है, सबसे पहले प्राकृतिक उद्दीपन है, जैसे कि भोजन प्रस्तुत करना, एक नेचुरल प्रोसेस है, खाना देखकर लार का टपकना। तो जो लार भी उसकी टपकी, तो उसको भी उन्होंने काउंट किया था, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था, और उसके उसको जैसे इसके सामने नहीं गए थे वैज्ञानिक, जैसे दूर से ही उसको ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये प्रयोग करते थे। तो उसमें क्या है, जैसे भोजन प्रस्तुत किया तो एक प्राकृतिक उद्दीपन था, वो S1 कहलाया, यानी कि स्टिमुलस। और फिर उसके बाद R1 क्या है, यानी कि रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या आया, स्वाभाविक अनुक्रिया थी, लार आना। फिर उसके बाद एक कृत्रिम उद्दीपन, यानी कि
आर्टिफिशियल उद्दीपन रखा गया, जिसमें क्या किया, घंटी बजाई गई लेकिन उसको खाना नहीं दिया गया। लेकिन सामान्य रूप से क्या हो गया, वो सचेत हो गया कि मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, देखो पावलोव का प्रयोग है कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। सबसे पहले तो ये बात है कि उसने कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक क्या किया, घंटी बजाई। उसके बाद उसे भोजन न देकर केवल घंटी बजाई, तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। इसका कारण था कि कुत्ते ने घंटी बजने से सीख लिया था कि उसे भोजन मिलेगा। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत कहा, क्योंकि उसने क्या किया, घंटी बजने को भोजन से जोड़ लिया था कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। ये दोनों का संबंध आपस में हो गया, इसी वजह से संबंध सहज क्रिया कहा। इस सिद्धांत का संबंध शरीर विज्ञान से है। कुछ व्यवहारवादियों के अनुसार सीखना एक प्रकार से उत्तेजक और अनुक्रिया का संबंध है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि जो सीखना है वो हमारी अनुक्रिया या हमारे जो इमोशंस वगैरह जो होते हैं उससे रिलेटेड होता है। ये हमारा, हमें जब सीखने की रुचि होगी, रुचि क्या होती है, वो इमोशन से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, तो अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो अनुक्रिया होती है। तो उत्तेजक और अनुक्रिया का संबंध जो है वो इस सिद्धांत से लगाया जाता है। भोजन को अनानुबंधिक दीपक यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है। ठीक है, अनकंडीशनल यानी कि उसकी कंडीशन नहीं थी भोजन देना, उसकी कंडीशन क्या थी, घंटी बजने पर खाना देना। ठीक है, और भोजन से पूर्व उपस्थित ध्वनि घंटी को अनुबंधिक उद्दीपक यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है। जैसे एक डायग्राम मैंने आपको बता दिया था कि प्राकृतिक उद्दीपन क्या है, भोजन प्रस्तुत करना, और R1 यानी कि रिस्पॉन्स फर्स्ट क्या था, लार का आना, स्वाभाविक अनुक्रिया थी, नेचुरल प्रोसेस है। और फिर उसके बाद एक कृत्रिम उद्दीपन रखा गया, नेचुरल उद्दीपन रखा गया, स्टिमुलस जिसे घंटी बजाना, और R2 यानी कि सामान्य रूप से सचेत हो जाना। ठीक है, जैसे आप लोग सामान्य रूप से सचेत हो जाते हो ना पहले से कि अभी आपकी क्लास, सर की क्लास आने वाली है, फिर आपकी मैडम की क्लास आने वाली है, तो आप लोग पहले से ही सचेत हो जाते हो। ठीक है, तो वो सामान्य रूप से सचेत होना होता है। जैसे कि आप रेस्पॉन्स देते हो नेक्स्ट टाइम क्लास के लिए कि हाँ अब हमें मेंटली जो है वो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर होना है। तो इस सिद्धांत का शिक्षा में देखो क्या महत्व है, यह सीखने की स्वाभाविक विधि है। स्वाभाविक विधि ही तो है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अपना स्वभाव जो है वो उसके अंदर आता है कि हमें भूख लगी है, वो एक स्वाभाविक चीज है। ठीक है, जो क्रियाशीलता द्वारा सीखने पर आधारित है। हमारा दिमाग कितना काम करता है ये सब स्वाभाविक है। आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, आप कितना सीख पाते हो, ये सब स्वाभाविक चीजें होती है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर भी बल देता है, यानी कि बार बार जो है उस चीज कार्य को दोहराना। इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन का निर्माण कर सकते हैं, बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। बार बार जब हम उन पर प्रयास करेंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, उनकी बुरी आदतें भी छूट जाती हैं। जैसे कोई बुरी आदतों का आदि तो अपन एकदम से तो उसको नहीं छुड़ा सकते ना। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है, तो कई बार ठीक है उसको दी, एक दिन जैसे 10 दी, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम कर दी, फिर उसके बाद और कम कर दी, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी बुरी आदतों का क्या हुआ, अच्छी आदतों में कन्वर्ट होना हो गया। और उत्तम अनुशासन के लिए भी जैसे कोई झूठ बोलता है बार बार, ठीक है, तो उसका भी जो है उसको चेंज कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। फिर इसके संबंधकरण के सिद्धांत का उपयोग भाषा सीखने में। ठीक है, भाषा कैसे सीखी जाएगी, प्रयास करने से सीखी जाएगी बार बार, और अच्छी आदतें सीखने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं।